नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआरडी ने अपनी रिपोर्ट में सीमा पार अपराधों के लिए एक एकीकृत एजेंसी बनाने की अनुशंसा की। कोविड महामारी ने भारतीय बीमा क्षेत्र को बढ़ावा दिया। आंध्र प्रदेश में श्वेत मक्खियों से बागवानी फसलों को नुकसान। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 7 प्रकृति उद्यानों में अधिक संख्या में पक्षी और पशुओं का अधिवास। वित्त वर्ष 2020-21 में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार 5 वर्ष पहले की तुलना में लगभग आधा हुआ। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआरडी ने अपनी रिपोर्ट में सीमा पार अपराधों के लिए एक एकीकृत एजेंसी बनाने की अनुशंसा की। गृह मंत्रालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट में बीपीआरडी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, यूनाइटेड किंगडम की बॉर्डर एजेंसी और यूरोपीय संघ के फ्रंटेक्स की तर्ज पर अपनी सभी सीमाओं पर एकीकृत कानून प्रवर्तन केंद्र का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। बीपीआरडी के अनुसार सीमा प्रबंधन में पहचाने गए कुछ मुद्दे हैं: सुरक्षा दुविधा और सामरिक विचारशीलता का अभाव। ये पूर्वी सीमाओं से घुसपैठ या अवैध प्रवास को रोकने के लिए एक सक्षम नीति की अनुपस्थिति, सीमा पार आतंकवाद को रोकने या नियंत्रित करने में असमर्थता और मादक द्रव्यों की तस्करी से स्पष्ट है। भारत की सीमाओं का भू आकृति विज्ञान, उनका ऐतिहासिक विकास और विधिक स्थिति, सीमा पार सामाजिक आर्थिक निर्जातीय लेन देन की प्रकृति आदि मुद्दे। इसके अलावा भारत की स्थलीय सीमाओं पर सक्रिय कई एजेंसियां अलग अलग ढांचों में कार्य कर रही हैं। इन एजेंसियों की भूमिका और अधिकार क्षेत्र में कई अंतराल और ओवरलैपिंग राष्ट्रीय स्तर पर कम परिणामों में परिणत होते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि इंटीग्रेटेड लॉ एनफोर्समेंट सेंटर्स का क्या अधिदेश होगा, यानी ये क्या क्या कार्य करेंगे। ये मौजूदा एकीकृत चेक पोस्ट के अंतर्गत संचालित होंगे। ये सभी प्रकार के सीमा पार अपराधों को दर्ज करेंगे, उनकी जांच और निपटान करेंगे। प्रत्येक ILEC में लघु आत्मनिर्भर अन्वेषण इकाइयां हो सकती हैं। सीमा पार अपराध डेटा को अनुरक्षित रखेंगे और उसे प्रवृत्तियों की जानकारी के लिए संसाधित करेंगे। ये कई हितधारक एजेंसियों, जन और सोशल मीडिया आदि से एकत्रित की जाएंगी। रिपोर्ट में इंटीग्रेटेड लॉ एनफोर्समेंट सेंटर्स के कार्यान्वयन के लिए एक मसौदा अधिनियम तैयार करने की संस्तुति की गई है। आइए अब आपको बताते हैं प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए हाल ही में की गई पहलों के बारे में। भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान और भारत म्यांमार सीमाओं पर बाड़बंदी, फ्लड लाइटिंग और सड़कों का तेजी से विकास किया जा रहा है। भारत चीन, भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं पर सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर उच्च तकनीकी आधारित इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरणों को संस्थापित किया जा रहा है। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विभिन्न स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियां निर्मित की जा रही हैं। अगली खबर बीमा क्षेत्र से संबंधित है। कोविड महामारी ने भारतीय बीमा क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। हाल ही में एक रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में जीवन और गैर जीवन बीमा जैसे स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल या साइबर बीमा बाजार में अगले 5 वर्षों में लगभग 7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR दर्ज करने का अनुमान है। CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कोविड की वजह से बढ़ती जागरूकता और सुरक्षा की मांग की वजह से जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बीमा को एक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अनुबंध एक पॉलिसी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसमें एक व्यक्ति या संस्था को बीमा कंपनी से अनुबंधित क्षति के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा या प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है। परंपरागत रूप से भारत में बीमा को एक आकर्षक उत्पाद की बजाय निवेश या प्रेरक उत्पाद के रूप में संदर्भित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में ये वर्णित किया गया है कि भारत की बीमा पैठ जो वर्ष 2001 में 2.71% थी, वर्ष 2019 में लगातार बढ़कर 3.76% हो गई, लेकिन वैश्विक औसत 7.23% से काफी नीचे रहा। इसी तरह वर्ष 2019 में बीमा घनत्व यानी इंश्योरेंस डेंसिटी लगभग $78 था, जो कि वैश्विक बीमा घनत्व से बहुत कम था। जीवन बीमा भाग में ये $58 था और गैर जीवन बीमा भाग में ये $19 था। इसके अलावा कुछ सरकारी पहलें भी शुरू की गयी। केंद्रीय बजट 2021 में बीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा
49% से बढ़ाकर 74% की गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। फसल बीमा योजना के लिए आवंटन में वृद्धि की गई है। बीमा पैठ यानी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की गणना बीमा प्रीमियम के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में की जाती है, जबकि बीमा घनत्व भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा भारत में बीमा क्षेत्र के समग्र पर्यवेक्षण और विकास के लिए IRDAI अधिनियम 1999 के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इरडा के प्रमुख उद्देश्यों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना शामिल है, ताकि बीमा बाजार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्राहकों की बढ़ती हुई पसंद और उचित प्रीमियम के माध्यम से उनकी संतुष्टि को बढ़ाया जा सके। आंध्र प्रदेश में श्वेत मक्खियां बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। श्वेत मक्खियां या व्हाइट फ्लाइज कैरिबियाई द्वीपों या मध्य अमेरिका की स्थानिक प्रजाति है। ये छोटे श्वेत रंग के आक्रामक कीट हैं। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कपास, सब्जियों की फसलों और अन्य फसलों को प्रभावित करती है। पहला आक्रामक श्वेत मक्खी वर्ष 1995 में केरल में देखा गया था, लेकिन वर्तमान में ये जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में व्याप्त हो गई है। ये विभिन्न प्रकार के खाद्यों के भक्षण की क्षमता रखती हैं और काफी मात्रा में प्रजनन की वजह से इनका क्षेत्र व्यापक हो गया है। आक्रामक विदेशी प्रजातियां यानी इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार इन्वेसिव एलियन स्पीशीज ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें संयोगवश या प्रयोजन के तहत उनकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा के बाहर प्रवेश करवाया जाता है और जो उन क्षेत्रों के समक्ष समस्या उत्पन्न कर देती हैं। सभी विदेशी प्रजातियां आक्रामक प्रजातियां नहीं हैं, लेकिन सभी आक्रामक प्रजातियां विदेशी होती हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने भारत में 169 आक्रामक प्रजातियों की पहचान की है। भारत में इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के मुद्दे को संबोधित करने के लिए विशिष्ट नीतियां नहीं हैं, हालांकि ये कई मौजूदा जैव विविधता कानूनों और विनियमों का हिस्सा है। भारत ने आईची लक्ष्य 9 को अपने राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य 4 के रूप में अपनाया है, यानी आक्रामक विदेशी प्रजातियों और उनके प्रवेशन के मार्ग की पहचान करना और इन्वेसिव एलियन स्पीशीज के प्रबंधन के लिए रणनीति विकसित करना इसमें शामिल है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के कई दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे इन प्रजातियों ने वर्ष 1970 से वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग $1.3 ट्रिलियन की क्षति पहुंचाई है, जो कि प्रति वर्ष औसतन $26.8 बिलियन है। ये स्थानीय जैव विविधता को अवरोधित करती हैं और वन्य जीवों के पर्यावासों को परिवर्तित करके उनकी स्थानीय विलुप्ति का कारण बनती हैं। ये उन प्रजातियों का विनाश करके आजीविका को प्रत्यक्षतः प्रभावित करती हैं, जिन पर लोग निर्भर हैं, जैसे गैर काष्ठ वन उत्पाद और कृषि तथा चराई भूमि पर अतिक्रमण करके भी जीविका को नुकसान पहुंचाती हैं। ये जल विज्ञान में परिवर्तन, मृदा को क्षति और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की उपलब्धता को हानि पहुंचाकर और उनके नियंत्रण या प्रबंधन में होने वाली लागतों से लोक कल्याण को प्रभावित करती हैं। अगली खबर भी जैव विविधता से संबंधित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 7 प्रकृति उद्यानों में अधिक संख्या में पक्षी और पशु अधिवासित होने लगे हैं। दिल्ली में 7 जैव विविधता उद्यान स्थित हैं। ये राजधानी में 2 पारिस्थितिक तंत्रों के निकट अवस्थित हैं, जिसमें शामिल है यमुना नदी का बाढ़ का मैदान और चट्टानी अरावली भूखंड। इन जैविक उद्यानों का काफी महत्व है। ये शहरी केंद्रों से लुप्त होती प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में सहायता करते हैं। ये वनस्पतियां वायु प्रदूषण निवारण में सहायक होती हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन प्रदान करते हैं, शहर में जल की उपलब्धता में वृद्धि करते हैं, सांस्कृतिक, संरक्षणात्मक और शैक्षिक सेवाएं प्रदान करते हैं। शहर विश्व की आधी से अधिक आबादी का निवास स्थल है और असमान रूप से बड़े पारिस्थितिक फुटप्रिंट के लिए उत्तरदायी है। आपको बता दें कि ये फुटप्रिंट ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के समक्ष खतरा है। शहरों में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई पहलें की गई हैं, जैसे वर्ष 2020 में नगर वन परियोजना आरंभ की गई थी। इसका लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में देश भर के 200 शहरों में शहरी वन क्षेत्र सृजित करना है। पर्यावासों के बीच संपर्क को सुरक्षित रखते हुए शहरी नियोजन में हरित आवरण आवश्यकताओं को शामिल किया जा रहा है, जैसे न्यूनतम 10% हरित आवरण के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास योजना। विश्व स्तर पर शहर जैव विविधता सूचकांक वर्ष 2008 में आरंभ किया गया था। इसे सिंगापुर इंडेक्स के रूप में भी जाना जाता है। इसका विश्व भर के शहरों द्वारा अपनी जैव विविधता के मापन के लिए उपयोग किया जाता है।
अगली खबर अर्थ जगत से संबंधित है। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार 5 वर्ष पहले की तुलना में लगभग आधा था। सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस सेडा द्वारा संपादित एक विश्लेषण के अनुसार वर्ष दर वर्ष आधार पर गिरावट महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में विशेष रूप से तेज थी। वित्त वर्ष 2016-17 में विनिर्माण क्षेत्र, जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 17% है, उसमें 51 मिलियन लोग नियोजित थे। ये वित्त वर्ष 2020-21 में 46% घटकर 27.3 मिलियन ही रह गया है। इस क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2020-21 में वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 32% कम लोगों को रोजगार प्रदान किया है। ये मेक इन इंडिया परियोजना के साथ देश में विनिर्माण में सुधार के लिए भारत सरकार के प्रोत्साहन के बावजूद हुआ है। मेक इन इंडिया वर्ष 2014 में आरंभ किया गया था। इसे देश में निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण अवसंरचना के सृजन के लिए डिजाइन किया गया है। ऑटोमोबाइल घटक, विमानन आदि जैसे 25 क्षेत्रों पर इसमें विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है विनिर्माण क्षेत्र की समृद्धि दर को बढ़ाकर 12 से 14% प्रतिवर्ष करना। वर्ष 2022 तक अर्थव्यवस्था में 100 मिलियन अतिरिक्त विनिर्माण संबंधी रोजगार सृजित करना और ये सुनिश्चित करना कि वर्ष 2022 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% तक बढ़ाया जाए। विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अन्य कई पहलें भी आरंभ की गई हैं, जैसे उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी PLI योजना। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना है। FDI की सीमा में वृद्धि की गई है। उदाहरण के लिए स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। वस्त्र क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना के निर्माण के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना क्रियान्वित की गई है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों पर। कोरोना वायरस वेरिएंट में एस्केप म्यूटेशन प्रणाली। स्क्रिप्स रिसर्च के वैज्ञानिकों एवं अन्य वैज्ञानिकों के एक नए अध्ययन के मुताबिक SARS-CoV-2 कोरोना वायरस में कई उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर रिसेप्टर बाइंडिंग साइट में समूहित होते हैं। यहाँ वायरस होस्ट कोशिकाओं से जुड़े रहते हैं, इसलिए एंटीबॉडी जो रिसेप्टर बाइंडिंग साइट में और उसके आसपास के सामान्य क्षेत्र को लक्षित करती है। एंटीबॉडी उत्परिवर्तन होने पर वायरस को प्रभावी रीति से जोड़ने और निष्क्रिय करने की अपनी क्षमता खो देती है। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पर अन्य क्षेत्र अप्रभावित रहते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से टेस्ट यानी ELISA। ELISA एक लेबल युक्त इम्यूनो परीक्षण है जिसे इम्यूनो परीक्षण का स्वर्णिम मानक माना जाता है। ये इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट बहुत संवेदनशील है। इसका उपयोग रक्त के नमूने में एंटीबॉडी, एंटीजन, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और हार्मोन सहित कई पदार्थों का पता लगाने और मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एक स्टार्टअप ने अपनी तरह का पहला अर्धमात्रात्मक इलेक्ट्रोकेमिकल ELISA परीक्षण विकसित किया है। ये कोविड की कुल एंटीबॉडी सांद्रता का तेजी से और सटीक अनुमान लगाने में मदद करेगा। वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर यानी वाइपर, ये नासा का पहला गतिशील रोबोट है। इसे वर्ष 2023 के अंत में चंद्रमा पर प्रमोचित किया जाएगा। ये चंद्रमा की सतह पर तथा नीचे हिम और अन्य संसाधनों की तलाश करेगा। ये नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा है। वाइपर सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होगा। ये डेटा एकत्रित करेगा जिससे नासा को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों का मानचित्रण करने में सहायता प्राप्त होगी। ये भविष्य में चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव अन्वेषण के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। ये एक और उदाहरण है कि कैसे रोबोटिक विज्ञान मिशन और मानव अन्वेषण साहचर्य है। ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह BAWG। ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह ब्रिक्स सदस्य देशों को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हाल ही में BAWG ने सदस्य देशों में दूरबीनों की नेटवर्किंग और एक क्षेत्रीय डेटा नेटवर्क निर्मित करने की अनुशंसा की है। इससे पहले वर्ष 2019 में इसने ब्रिक्स इंटेलिजेंट टेलीस्कोप एंड डेटा नेटवर्क की संस्तुति की थी। इससे व्यापक क्षेत्र इमेजिंग, आकाश सर्वेक्षण और गतिशील रूप से परिवर्तित होते ब्रह्मांड के अध्ययन में बढ़त मिलेगी। इससे आगे की खगोलीय सुविधाओं की वृहद डेटा चुनौतियों का समाधान करने में सहायता प्राप्त होगी।
कोवैक्सीन को WHO और यूरोपीय संघ का अनुमोदन। हाल ही में भारत ने कोवैक्सीन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ की यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी को स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे भारतीयों को टीकाकरण आधारित यात्रा के आधार पर वर्तमान और कोविड के बाद विश्व में यात्रा प्रतिबंधों से बचने में सहायता प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए हाल ही में यूरोपीय संघ देशों के 27 सदस्य देशों ने कुछ मानदंडों के तहत यूरोप के बाहर के देशों के पूर्णतः टीकाकरण करवाए हुए पर्यटकों को पर्यटन की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। ये भविष्य में स्वदेशी वैक्सीन के और अधिक निर्यात ऑर्डर को प्रोत्साहन देने और इसे WHO की आपातकालीन उपयोग सूची में सूचीबद्ध करने में भी मदद करेगा। ये भारतीय एवं विदेशी वैक्सीन उत्पादकों के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग में भी सहायक सिद्ध होगा। वन स्टॉप सेंटर्स ने अब तक 3 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की है। वन स्टॉप सेंटर्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इनका उद्देश्य परिवार में, सामुदायिक और कार्यस्थल पर तथा निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना है। ये महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा से निपटने के लिए पुलिस, चिकित्सा, विधिक सहायता और परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता आदि सहित कई सेवाओं तक आपातकालीन और गैर आपातकालीन पहुंच प्रदान करते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें। 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग टीका लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।